हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएनयू एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और उसी हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए हम आपके सामने लेकर आए बहुत ही शानदार वाली प्लान आप लोगों को मोहित सर ने अच्छे समझा दिया था। आज हम उसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपके लिए हॉस्पिटल अटेंडेंट बनने के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, वो चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। यानी आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन कौन सी चीजें आपको करवाई जाएंगी, क्योंकि हम जहां पे आप काम करने जा रहे हो वहां पे हम काम कर चुके हैं और एक हॉस्पिटल अटेंडेंट का क्या काम होता है वो सारी की सारी चीजें हमें पता है। और ये भी मैं आप लोगों को आइडिया दे सकता हूं कि हॉस्पिटल अटेंडेंट के अंदर क्या तो आपका काम होता है और कौन कौन से क्वेश्चंस सटीक तरीके से पूछे जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यानी हॉस्पिटल में वर्किंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि एक एचए को क्या काम करना होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने मैसेज जो है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। इनके जो सॉल्यूशंस हैं, आपके जितने भी डाउट्स हैं, वो सारे के सारे डाउट्स अपन क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट और सीआरई 2025 की। सीआरई 2025 के अंदर आप लोगों की वैकेंसी आई है, बहुत ही शानदार वैकेंसी और अच्छा पैकेज आपको मिलने वाला है। और मैं जितना जानता हूं उतना ये है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको बिल्कुल सटीक मटेरियल कहीं से भी शायद नहीं मिल रहा होगा। और इस चीज की हालांकि थोड़ा सा डिले हो गया 5-6 दिन का, लेकिन इस चीज की सटीक इंफॉर्मेशन, सटीक क्वेश्चन, सटीक स्टडी मटेरियल सारा का सारा आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे आरएनयू एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब देखो सर, सवाल ये आता है कि चलो ठीक है, आपकी प्लान हम बाद में डिस्कस करेंगे, प्लान क्या है, किस तरीके के हैं, क्या होगा। इसके अलावा मैं आपको पूछता हूँ कि एक हॉस्पिटल अटेंडेंट के क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल अटेंडेंट क्या क्या काम करता है। देखो, हॉस्पिटल का हम यदि रे डायग्राम से समझे तो सबसे ऊपर आता है आपका डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के नीचे जितने भी आपके एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अलावा एक और ब्रांच आ जाती है जो आती है नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर होते हैं आपके सीएनओ वगैरह, एनएस वगैरह। ठीक है, सीएनओ और एनएस वगैरह। ठीक है, उसके बाद में एएनएस आते हैं, एएनएस के बाद में एसएनओ आते हैं, एसएनओ के बाद में नर्सिंग ऑफिसर आते हैं। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर। अब क्या होता है, नॉर्मली क्या करते हैं, डायरेक्टर क्या काम करता है। ये डायरेक्टर सर जो होते हैं वो प्लान फॉर्मुलेट करते हैं हॉस्पिटल को चलाने के लिए। हॉस्पिटल को चलाने के लिए प्लान फॉर्मुलेट करते हैं। डीडीओ वगैरह जितने भी इनके एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं उनके लिए ये क्या करते हैं, प्लान फॉर्मुलेट करते हैं। एमएस जो होता है उन प्लान्स को मतलब कि प्रोसेस में लाने का काम करता है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो होता है, उसके बाद में चीफ नर्सिंग ऑफिसर, चीफ नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, ये क्या काम करते हैं, हॉस्पिटल की इनके द्वारा जो बनाई गई पॉलिसीज है उन पॉलिसीज को कैसे हम अप्लाई करें। ठीक है, इनको अप्लाई करने के लिए काम आता है सीएनओ और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। उसके बाद में ये जो प्लान फॉर्मुलेट करते हैं, ये एएनएस उनको अप्लाई करते हैं वार्ड्स के अंदर। ये वार्ड को मैनेज करने का काम करते हैं। मैनेज करने के बाद में यहाँ पे ये वर्किंग जो काम करने वाली जो पोस्ट होती है वो होती है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होती है। अब देखो, आप लोगों को करना क्या होता है, हॉस्पिटल अटेंडेंट जो होता है, वो हॉस्पिटल अटेंडेंट का मेन जो वर्क होता है वो ये होता है कि नर्सिंग ऑफिसर जो काम कर रहा है उस नर्सिंग ऑफिसर के काम के अंदर हेल्प करवाना। यानी आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, कि आप मान लो किसी नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहा है और वहां पे आप उसकी हेल्प कर सको। ठीक है, आप उसकी हेल्प कर सको। जैसे मान लो पेशेंट को पोजीशन दिलाने के अंदर आपको पता होना चाहिए, कोई पेशेंट वार्ड में है तो वो किस डिजीज से ग्रसित है, कौन सी बीमारी से ग्रसित है, तो उसको आपका थोड़ा बहुत नॉलेज ये होना चाहिए कि इसकी पोजीशन के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है सीधा लेटाने के लिए मना कर दिया हो या फिर अपन बिठा रहे हैं पेशेंट को, तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछते हैं इसमें ये होता है कि आपको पोजीशन का पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपको एडवाइस कर दिया कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी है, सिटिंग पोजीशन देनी है, लेटरल पोजीशन देनी है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे कि किस किस तरीके का आपका काम होता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल बेस, आपका थ्योरेटिक नॉलेज, आज तक का जो नॉलेज है वो काम में नहीं आएगा। यहाँ पे आपके जो 75 जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ये 75 क्वेश्चन आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं आएगा, लाइफ एक्सपीरियंस नहीं आएगा। वो एक्सपीरियंस किसका आएगा, वो हमारा होगा, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जो एम्स के अंदर काम कर चुका है।
जो एम्स के अंदर काम कर चुका है, उस नर्सिंग ऑफिसर को एक्सपीरियंस है कि एचए का क्या काम होता है। ठीक है, तो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस यहाँ पे काम नहीं आने वाला है, आपका काम में आने वाला है कि जिस बंदे को हॉस्पिटल में पहले से एक्सपीरियंस है कि एचए को क्या क्या काम दिए जाते हैं और क्या क्या चीजें उसको एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो एक्सपीरियंस हमारे साथ में है। क्योंकि मैंने खुद ने एम्स पटना के अंदर काम किया है, तो मुझे पता है कि हॉस्पिटल अटेंडेंट का क्या क्या काम है। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे मान लो कि पहली चीज तो आपसे पूछ लिया पोजीशन के लिए। अब पोजीशन के लिए सर हमें तो पता ही नहीं है पोजीशन क्या होती है, पेशेंट को किस तरीके से बिठाना है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पोजीशन है वो पूरा का पूरा टॉपिक आपको आपकी वीडियो क्लासेस के अंदर, वीडियो क्लासेस का जो कोर्स है, उस वीडियो क्लासेस के कोर्स के अंदर 45 डेज के अंदर हम आपको करवाएंगे। कौन कौन सी पोजीशंस हमें पेशेंट को देनी है, कौन कौन सी पोजीशंस यूजफुल होती हैं। तो पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल मैं आपसे ये और पूछता हूँ, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट पे, वहां पे आपको ये बोल दिया कि कोई मान लो HIV पॉजिटिव या HbS/Ag पॉजिटिव पेशेंट है, तो साहब उसका जो बेड था, उस बेड को आपको क्लीन करना है, साफ करना है। ठीक है, या जैसे मान लो कि CHS होता है, स्वीपर होता है, उसको बताना है कि आपको इसको साफ करवाना है। अब आपको पता ही नहीं है कि किस चीज से साफ करना है, कहीं बुक में भी ये चीज नहीं लिखी हुई है कि कौन सा सॉल्यूशन यूज करना है। तो अलग अलग टाइप के सारे सॉल्यूशन होते हैं, जैसे मान लो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होता है, बेड को कार्बोलाइज करना होता है। ये सारे के सारी चीजें क्या होती हैं, आपको एक्सपीरियंस बेस्ड एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो पहला तो आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन, कहां कहां से आएंगे। पहला तो हो गया आपका पोजीशन से। ठीक है, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन से। दूसरा हो गया आपको क्लीनिंग से रिलेटेड, क्लीनिंग से रिलेटेड। अब क्या होता है क्लीनिंग का मतलब, आपको ये बोल दिया जाए, एम्स की बात कर रहा हूं मैं एम्स में जो सीआरई आप दे रहे हो, उसी सीआरई से रिलेटेड मैं बात करना चाह रहा हूं। मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद में जो भी वीडियोज आएंगे वो क्या आएंगे, आपके पेड वीडियोज आएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं क्लियर करवा दूं, और कहीं से भी आप यदि कोचिंग कर रहे हो, यदि मान लो कि एचए की तैयारी आप कर रहे हो, जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ये टॉपिक यदि वहां पे नहीं है, तो आज ही वहां से क्विट कर जाना भैया। यदि आपको हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट पे सिलेक्शन चाहिए, आपको ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको क्लियर करवानी है। मैं आपको कंप्लीट हॉस्पिटल सर्विसेज का इस वीडियो के अंदर सिलेबस बताने वाला हूं। यदि आपको आपकी कोचिंग से वो वीडियोज मिल रहे हैं, तो आप बिना सोचे समझे वहां से वीडियो ले लेना। लेकिन नहीं मिल रहे तो आज ही क्विट कर लेना और हमें ज्वाइन कर लेना, हॉस्पिटल अटेंडेंट आपको बनना है तो। अब देखो, दूसरा क्या था, क्लीनिंग से रिलेटेड। आपको ये बोल दिया कि मान लो कि कोई पेशेंट जा रहा है या फिर एक्सीडेंटल पेशेंट आया, एक्सीडेंटल पेशेंट आने के बाद में वहां पे साइड में क्या हो गया, उसके ब्लड गिर रहा था, नीचे खून गिर रहा था। अब उस खून को साफ करने का क्या तरीका होता है, इसके लिए एम्स के अंदर अलग से ब्लड स्पिल मैनेजमेंट, ब्लड स्पिल किट होता है, उसके अंदर सारा सामान होता है। अब आपको यही नहीं पता कि ब्लड स्पिल किट के अंदर क्या क्या होता है, इसका मतलब आप एचए के लिए प्रिपेयर नहीं हो। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि आपके ब्लड स्पिल मैनेजमेंट के जो भी ब्लड स्पिल किट है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, पहले हम किसको डालते हैं उस ब्लड के ऊपर साफ करने के लिए, फिर उसको कैसे साफ करते हैं, उसके बाद में उसको किस तरीके से। क्योंकि आप स्वीपर को तो आप ही बताओगे, मान लो मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ और आप हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट में, मैंने आपको बोल दिया कि वहां पे ब्लड गिर गया है, स्वीपर को बोल के साफ करवा देना। अब ऐसा थोड़ा पोछा उठाया और वहां पे जाके लग गया, ये नहीं चलता है। क्योंकि एम्स एक क्वालिटी केयर देता है, क्वालिटी केयर चलता है और स्टैंडर्ड जो क्वालिटीज होती है वो फॉलो की जाती है। इसी के साथ मान लो कोई थर्मामीटर है, थर्मामीटर टूट गया, टूटने के बाद में उसमें जो मरकरी थी वो नीचे गिर गई फर्श के ऊपर। ठीक है, तो उसके अंदर आपसे पूछा जाए कि इसको क्लीन करवा दो, तो आपको पता ही नहीं है तो कि मरकरी कैसे अपन क्लीन करते हैं। तो मरकरी स्पिल किट भी होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होती है, वो सारी की सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। क्लियर है। इसके अलावा आपको ये बोल दिया जाए कि मान लो कि निडल स्टिक इंजरी होती है, कि मान लो आप काम कर रहे थे हॉस्पिटल में, किसी पेशेंट को मान लो आप बेडशीट को उठा रहे थे या फिर वहां पे कोई भी हेल्प करवा रहे थे, आपको प्रिक हो गई निडल। ठीक है, अब निडल स्टिक इंजरी के बाद में आपको क्या करना है पता ही नहीं है, क्योंकि जब तक कोई बंदा एम से जुड़ा हुआ नहीं होगा उनको ये चीजें नहीं पता होगी। मैं आपको क्लियर कट बोल देता हूं, आपको सिलेक्शन चाहिए हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट पे, तो इन चीजों को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस आएगा और वो प्रैक्टिकल मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि आपके हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट में क्या क्या चीजें आपसे करवाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लीनिंग से रिलेटेड, आपके पास में वीडियोस होने चाहिए हॉस्पिटल सर्विसेज का। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद में आता है आपका मटेरियल मैनेजमेंट का। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट,
मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपके हॉस्पिटल के अंदर जो भी स्टॉक अवेलेबल है, स्टॉक का मतलब होता है जितना भी सामान जो है, सामान का मतलब ये हॉस्पिटल में जैसे मान लो बैंडेज है, ठीक है, बैंडेज है, बैंडेज के अलावा सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस के अलावा ड्रग्स हैं, ड्रग्स के अलावा जितनी भी चीजें आती हैं उनका मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। मैनेजमेंट नहीं आ रहा है इसका मतलब आप पीछे कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हो, याद रखना। मैनेजमेंट आपको नहीं आ रहा है, आपको कौन सी चीज को कहां पे रखना है यदि आपको नहीं पता है, इसका मतलब आपको उस चीज का पता ही नहीं है। तो मटेरियल मैनेजमेंट कौन सी चीज कहां पे रखनी है, किसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है, कौन कौन सी चीजें हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हैं, कौन कौन सी चीजें आपके अंडर में होती हैं, कौन सी चीजें आपको यूज करनी है, कहां से यूज करनी है, कौन यूज करवाएगा, वो सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एचए के एग्जाम यदि आप देने जा रहे हो तो, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके हॉस्पिटल अटेंडेंट का क्या काम होता है, देखो आपका हो गया पोजीशन पहला टॉपिक, दूसरा हो गया क्लीनिंग, तीसरा टॉपिक हो गया मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका कि एचए जो है वो क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे मान लो कि फाइल्स, फाइल्स का मैनेजमेंट, ठीक है, कौन सी फाइल कहाँ पे रखनी है, किसको देनी है, किस तरीके से उसमें काम करना है, वो सारे के सारे किसमें आएंगे, आपके कोर्स के अंदर आएगा। इसके अलावा देखो एक आता है बीएमडब्ल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कचरे का निस्तारण करना। कचरे का निस्तारण करने वाले क्वेश्चन जो है ना कम से कम आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और वहां पे कौन कौन से बिन अवेलेबल है, आप किसी भी वीडियो को यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको हॉस्पिटल का वो भी एम्स के स्टैंडर्ड का नहीं मिलेगा। मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि एम्स का जो है वो अलग से स्टैंडर्ड है, एम्स जो है वो अपने अलग प्रोटोकॉल फॉलो करता है। आप मान लो कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल में काम करके आए हो और वहां से जा रहे हो कि अरे मैं तो एचए का काम किया हुआ हूँ, मुझे तो सब पता है, वो आपकी सबसे बड़ी गलती है, वही आपकी सबसे बड़ी गलती है, और वही आपका सबसे बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो बीएमडब्ल्यू कचरे का निस्तारण अपन किस तरीके से करते हैं वो भी चीज आपको पता होनी चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो 3 या 4 क्वेश्चन आप उसमें से गलत कर दोगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से बिन होते हैं, डस्टबिन कौन कौन से होते हैं, किसमें क्या डालते हैं, जैसे मान लो कि आपने पढ़ तो लिया सारी चीजें, आपको ये बोल दिया जाए कि ब्लड का खाली बैग है उसको किसमें डालोगे, ब्लड का भरा हुआ बैग है उसको किसमें डालोगे, ये चीजें आपसे पूछ ली जाएगी तो कहां से पता कर पाओगे, वो सारे का सारा एक्सपीरियंस देंगे हम आपको हमारे जो वीडियो बैच है उसके ऊपर। क्लियर है, बीएमडब्ल्यू वाला क्लियर हो गया आपका। बीएमडब्ल्यू के बाद में आती है आपकी बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। अब हॉस्पिटल के अंदर देखो ह्यूमन एनाटॉमी भी आपको आनी चाहिए, ह्यूमन एनाटॉमी भी आपको आनी चाहिए, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब मानव संरचना, मानव के शरीर की एनाटॉमी के छोटे छोटे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है आपको बहुत इन डिटेल पूछा जाएगा, आपको सिर्फ ये चीजें पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गन कहाँ पे सिचुएटेड होता है, क्योंकि ये जनरल साइंस में भी आता है कि सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है बॉडी का, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो भाई स्किन होता है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन सबसे बड़ा कौन सा होता है, कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है, ये सवाल पूछे जाते हैं सीआरई के अंदर। सीआरई का मटेरियल आप ये हल्के में इसको नहीं लेना है कि सीआरई के अंदर मैं तो फॉर्म भर देता हूँ, कौन फॉर्म सबको सबसे ज्यादा नॉलेज तो मेरे को है, क्योंकि आपका यदि किसी एलडीसी या यूडीसी में तैयारी कर रहे हो तो 75% जो 75 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसके ऊपर कमांड आपको बनानी बहुत ही जरूरी होगी। 25% आपको मैथ इंग्लिश वाला जो होता है, मैथ इंग्लिश और जनरल साइंस और कंप्यूटर वाला यदि आपको है तो वो क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हो, यदि आज तक आप कहीं तैयारी कर रहे हो तो आप उसको कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है आपको ये 25 और ये 75% जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको क्या करने पड़ेंगे, कवर करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा दूसरा आता है, ये तो आपके हॉस्पिटल के वार्ड की बात होगी। वार्ड के बाद में मान लो कि आपको इम्यूनाइजेशन सेंटर के ऊपर, इम्यूनाइजेशन सेंटर के ऊपर आपकी ड्यूटी लगा दी, इम्यूनाइजेशन सेंटर के ऊपर ड्यूटी लगा दी। अब ड्यूटी के बाद में वहां की आपकी कोल्ड चेन का पता होना चाहिए, कोल्ड चेन क्या चीज होती है, कोल्ड चेन क्या, वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन का पता होना चाहिए, वैक्सीन के अलावा कौन सी वैक्सीन कब लगनी है, टाइम ऑफ वैक्सीन आपको क्या पता होना चाहिए, टाइम ऑफ वैक्सीन आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, टाइम ऑफ वैक्सीन आपको पता होनी चाहिए, प्लस कितने टेम्परेचर पे, कोल्ड चेन में कितने टेम्परेचर पे कोई वैक्सीन जो है वो रखी जाती है, कोई वैक्सीन जो है वो रखी जाती है वो आपको पता होना चाहिए। यदि मान लो आपको कहीं पे ओपीडी के अंदर ड्यूटी लग गई, ओपीडी के अंदर ड्यूटी लग गई, ऑर्थो जो है ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों वाली ओपीडी में पता लग गई, तो कोई पेशेंट मान लो हड्डी तोड़ के आया, अपनी हड्डी टूट गई है उस पेशेंट की, उस पेशेंट को आप कैसे ट्रांसफर करोगे, और इसके अलावा देखो ये चीजें आ गई। उसके बाद में जैसे मान लो कि पेशेंट का ट्रांसफर है,
सबसे मेन काम ये हो गया। अगला पॉइंट हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ द पेशेंट। ट्रांसफर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को कैसे ट्रांसफर करना है। अब देखो आपने किसी हॉस्पिटल में काम किया तो इधर से उठाया पेशेंट को यहाँ रख दिया, नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। ट्रांसफरिंग ऑफ पेशेंट जो है वो रिलेटेड होता है स्टैंडर्ड मेथड के थ्रू। और आपको पता है कि जनरल जो नर्सिंग है, जनरल जो आपको प्रैक्टिस प्रोसीजर है वो आपको पता ही होनी चाहिए। तो ट्रांसफरिंग, जैसे मान लो कोई ऑर्थो का पेशेंट आया है, हड्डी तोड़ के आया, आप उसको उठा के ले रहे हो और उसके टांग जो है वो नीचे ऐसे लटकी हुई है और आप उसको लेके जा रहे हो, वो गलत प्रैक्टिस है। उसका आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है यदि आप हॉस्पिटल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो। कि हम उसमें आपको ये बताया जाएगा, हमारी वीडियो क्लासेस के अंदर ये बताया जाएगा कि आपको उस पेशेंट की जो हड्डी टूटी हुई है उसको कैसे इमोबिलाइज करके ले जाना है। किसी की बैकबोन टूट गई है, ओपीडी में आप काम कर रहे हो, क्या उस बैकबोन को ऐसे ही पेशेंट को भाई हट जा रहे, उठ जाए यहाँ से और यहाँ बैठ जाए, ऐसे नहीं कहना है आपको। उसकी भी आपको प्रैक्टिस पता होनी चाहिए। इसके अलावा ओपीडी के अंदर, ओपीडी के अंदर डॉक्यूमेंटेशन आपको पता होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन आपको पता होनी चाहिए कि पेशेंट को किस तरीके से। इसके अलावा आपके अंदर होने चाहिए एटिकेट्स, ठीक है, एटिकेट्स या मैनर्स जिनकी अपन बात करते हैं, ठीक है, मैनर्स जिनकी हम बात करते हैं, कैसे सीनियर से बात करना है, किस तरीके से बात करना है, वो सारी की सारी चीजें आपके अंदर पता होनी चाहिए। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि मान लो आपकी ड्यूटी लग गई ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर ड्यूटी कहीं भी करवा सकते हैं आपसे, ऑफिस में भी करवा सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर में भी करवा सकते हैं, वार्ड में भी करवा सकते हैं, आईसीयू में भी करवा सकते हैं, ओपीडी में भी करवा सकते हैं, आपको कहीं भी भेज सकते हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट यदि आप पे है तो आप ये सोचो कि मैं तो ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट में क्यों जाऊंगा। ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट जहां पे नहीं होगा वहां पे हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्टिंग होना कंपलसरी है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को कहीं पे, तो आपको नॉलेज होना चाहिए सबका। ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट का भी नॉलेज होना चाहिए। लैब अटेंडेंट जो आप तैयारी कर रहे हो, लैब अटेंडेंट, अटेंडेंट की पोस्ट के लिए ये सारे के सारे मटेरियल जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मैं आपको फिर से क्लियर करवा दूं कि ये मटेरियल यदि आपको कहीं किसी कोचिंग से नहीं मिल पा रहे, आप अभी उसको छोड़ देना, क्योंकि ये मटेरियल, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स का क्लियर होना आपका बहुत जरूरी है यदि आप हॉस्पिटल अटेंडेंट का कोर्स कर रहे हो या फिर उसकी तैयारी आप कर रहे हो, तो आपको उसको अटेंड करना बहुत ही जरूरी होगा, ठीक है। अब यदि हम बात करें ऑपरेशन थिएटर की, देखो आप एचए हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर आपकी ड्यूटी लग गई ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर। अब ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या क्या चीजें, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको आपको ध्यान रखना होता है। प्रोटोकॉल्स होते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, कौन कौन सी मशीन्स होती हैं, वो मशीन्स, कौन सी मशीन्स को कैसे ऑपरेट करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई यदि आपका स्टाफ सीनियर स्टाफ नहीं है तो आपको ही ऑपरेट करना होता है, तो वो मशीन्स के बारे में आपको बताया जाएगा किसमें, हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट के अंदर। प्लस पेशेंट जो है वो पेशेंट को हम आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि आपको मान लो किसी ने ये बोल दिया कि उस पेशेंट को आप लेके आओ, मान लो कि सुनील नाम का पेशेंट है, उस पेशेंट को आपको ओटी में शिफ्ट करना है, आपको ये बोल दिया गया। अब वहां पे जाके 3 सुनील थे, आपने उठा लिया किसी को भी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल सुनील कौन सा है और आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये तो था आपका ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसके बाद में ओटी के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो यूज करने होते हैं, इक्विपमेंट्स का आपको नॉलेज होना चाहिए कि ओटी के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। ऐसे ही यदि मान लो कोई बंदा लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहा है, लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहा है, तो उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वायल जो होती है वो कौन से कलर की होती है, कौन से कलर की होती है, क्या इनका यूज होता है, ठीक है, कब तक हम स्टोर कर सकते हैं, ब्लड को कितनी देर तक रख सकते हैं, ब्लड के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, कैसे आप निडलिस्टिक इंजरी से बच सकते हो। ये सारे के सारे जो सवाल है वो सारे के सारे सवाल आपके क्लियर होने चाहिए हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये तो था आपका बेसिक नॉलेज, एक रिव्यू आपको कि हॉस्पिटल अटेंडेंट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो कोर्स है वो कोर्स हम कहाँ से करें, किस तरीके से हमें मिलेगा। ये चीजें आपसे आपके दिमाग में आ रही होगी कि हमें तो बस पैसे हम दे देंगे लेकिन आप हमें कंप्लीट मैटर मिल जाए। अब देखो आपके पास में समय है लगभग 40 से लेकर 45 दिन का, 40 से लेकर 45 दिन का। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जितना भी सिलेबस है वो 90 आवर्स का सिलेबस है। 90 घंटे के अंदर आपकी ये जो आवर्स है, इन 90 घंटों के अंदर आपके पूरे एचए का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एचए का कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। प्लस यदि आपने 90 आवर्स का कोर्स ले लिया, प्लस यदि इसके अंदर आपने 45 डेज तक
जो हमारे द्वारा प्रिपेयर किए हुए टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज जो है वो आपने अटेंड कर ली, तो आपके लिए जो मटेरियल है वो सफिशिएंट होगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको यदि हॉस्पिटल अटेंडेंट की तैयारी करनी है तो आप आर एन यू एजुकेशन के अंदर लॉग इन कर ले। ठीक है, लॉग इन करके आपको क्या करना होगा, दो कोर्सेज अवेलेबल है, एक तो ओनली टेस्ट सीरीज का है, वो टेस्ट सीरीज का मात्र 499 रुपीज का है। और यदि आप कंप्लीट थ्योरी यानी ऑनलाइन वीडियो प्लस टेस्ट और प्लस आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। यदि आप ये बैच लेना चाह रहे हो तो इसकी प्राइस होगी आपकी 1499 रुपीज की। 1499 रुपीज के अंदर आपको ये करना है, इतना कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब आप एक हाई स्कोरिंग कैंडिडेट बन जाओगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी प्रोमिस है आप लोगों को, मेरी तरफ से आपको प्रोमिस है कि आपने यदि ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये टॉपिक्स आपने क्लियर कर लिए, ठीक है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको एचए बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्लस 25% वाली बात कर लेते हैं, 25% जो है वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे टेस्ट सीरीज के अंदर। प्लस मैथ और रीजनिंग के वीडियो जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी कोर्स के अंदर आपको दिए जाएंगे। मैथ और रीजनिंग के रिकॉर्डेड जो कोर्सेज है वो आपको इसी के अंदर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था अपना मोटा मोटा तरीके से कि हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से हम तैयारी करें। आपके सामने दो प्लान है, ये प्लान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक प्लान है 499 का और एक है 1499 का। ठीक है, 499 और 1499 रुपीज के अंदर इसमें आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेंगी। अब सर टेस्ट सीरीज में क्या होगा, 100 क्वेश्चन पर डे देंगे अपन, 100 क्वेश्चन पर डे देंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन पर डे देंगे। कब तक दोगे सर, 45 डेज तक देंगे। 45 डेज तक आपको 499 में 45 डेज तक हम आपको क्या देंगे, 100 क्वेश्चन पर डे देंगे, जिसमें 75 जो है वो आपके जनरल हेल्थ हॉस्पिटल सर्विसेज के होंगे, 75% तो 25% आपके मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर और जीके के क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, ये वाले पोर्शन के अंदर। सर इसमें क्या दोगे आप, इसमें देखो एक तो मिलेगी आपको टेस्ट सीरीज, ये वाली जो टेस्ट सीरीज है वो इसके अंदर आपको फ्री मिलेगी, इधर वाली जो टेस्ट सीरीज है आपको इसमें फ्री मिलेगी। प्लस 90 वीडियोस हम देंगे आपको, 90 वीडियो देंगे, वीडियो क्लासेज होंगी जिसके अंदर कंप्लीट हॉस्पिटल अटेंडेंट का क्या होगा, सिलेबस हो जाएगा। प्लस आपको पीडीएफ नोट्स भी देंगे, जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो आपको हम सेंड करेंगे, वो आप एप्लीकेशन पे पढ़ पाओगे, आप उनको डाउनलोड नहीं कर सकते। आप एप्लीकेशन खोल के कितनी बार उनको पढ़ सकते हो। आप ये सोचो सर ये डाउनलोड नहीं हो रहा, वो डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन में ये जो चीज है वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट हो सिर्फ और सिर्फ आप पढ़े, किसी और को देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा फिर, क्योंकि आपने आरएनयू से तैयारी करी है और एक्सपीरियंस्ड जो फैकल्टी है, एम्स में जो काम कर चुकी फैकल्टी है, उनके द्वारा आपको तैयारी करवाई गई है। तो ये समझ लो कि जो हम पढ़ाएंगे वो पेपर में आएगा, ध्यान रखना, जो हम पढ़ाएंगे वो पेपर में आएगा। तो तैयार हो जाओ सबके सब, क्योंकि कल की डेट से आपको डेली क्लासेस मिलने वाली हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट की। डेली 2 घंटे की क्लासेस आपको मिलेंगी, वो डेली 2 घंटे की जो क्लासेज है वो आपके रिकॉर्डेड बैच के अंदर आपको मिल जाएंगी। तब तक के लिए आपको करना क्या है, करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। नीचे आप वीडियो देख रहे हो, यदि YouTube से हमारा वीडियो देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां जाएं, वहां से आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें थ्रू व्हाट्सएप आएगा या ओटीपी के थ्रू आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, ओटीपी के थ्रू भी कर लेना, व्हाट्सएप के ऊपर भी। व्हाट्सएप पे आप क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली आपका जो मैसेज है वो व्हाट्सएप पे चला जाएगा। वहां पे साइन इन के लिए आपको एक मैसेज सेंड करना है, जैसे ही करोगे तो एक अप्रूव का मैसेज आएगा, वहां पे आपको अप्रूव कर देना है। उसको अप्रूव करते ही आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद में आपको जाना है स्टोर के अंदर। ठीक है, नीचे की लाइन के अंदर यहाँ पे स्टोर लिखा होगा, स्टोर में जाओगे तो वहां से आगे खूब सारे कोर्सेज होंगे, जिसमें से हॉस्पिटल अटेंडेंट के टेस्ट सीरीज और वीडियो क्लासेज जो है वो आपको कोर्स मिल जाएगा। उसमें जाके बाई नाउ करना है, बाई नाउ कर लेना, आपको बाई नाउ करके पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद में आप जितने भी वीडियो, जितने भी टेस्ट सीरीज है वो डेली आप देख पाओगे। तो ये था आज का हमारा प्लान हॉस्पिटल अटेंडेंट का, बहुत ही शानदार और बहुत ही धांसू वाला प्लान है। तो याद रखना, ये जो मटेरियल है वो आपको इंडिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। ऑनलाइन घर बैठे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपने जो वीडियोस हैं उन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। आपको सफलता जरूर मिलेगी, मेरी गारंटी, क्योंकि मैं जितनी मेहनत करूंगा
उससे डबल मेहनत आपको करनी है, क्योंकि वीडियो भी देखने हैं, पीडीएफ भी पढ़ने हैं और टेस्ट सीरीज भी आपको देनी है। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं कल एक नई क्लास के अंदर, अपनी क्लास के अंदर, जिसमें होगी अटेंडेंट पोस्ट के लिए कंप्लीट मटेरियल और टॉपिक वाइज टॉपिक हम आपको करवाएंगे आपकी डेली की प्रिपरेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।